हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में सेकेंड लेक्चर के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो पिछले लेक्चर तक हम लोग ने पिछला लेक्चर हम लोग बहुत ही शॉर्ट और स्मूथ सा लेक्चर रखे थे, जिसमें हम लोग ने इस चैप्टर में मेन जो कंटेंट है उसके ऊपर कुछ काम नहीं किया था। आज से हम लोग ने क्या करना है, ये स्टार्ट करना है। सबसे पहला टॉपिक लगाइए। पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें पहला क्या था, प्री फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर कौन कौन से इवेंट आता था, याद कीजिए, गैमेटोजेनेसिस एंड पॉलिनेशन। तो सबसे पहला टॉपिक लगाइए प्री फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, प्री मतलब क्या, प्रीवियस, यानी फर्टिलाइजेशन होने से पहले कौन कौन से इवेंट हो रहा है उसको हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर पढ़ेंगे। हम लोग ने यहाँ पिछले लेक्चर में नोट डाउन किया था कि प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर दो आते हैं। पहला क्या था, गैमेटोजेनेसिस, यानी मेल और फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होना, और सेकंड क्या था, पॉलिनेशन। तो उसे हम लोग आज के लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले तो नोट कीजिएगा कि क्या होता है बिफोर फ्लावर सीन, यानी कि हम लोग को फ्लावर दिख रहा है, उसके पहले क्या क्या फ्लावर होने के लिए क्या क्या इवेंट हुआ, ये चीज देखिए। पॉइंट लगाइएगा बिफोर फ्लावर सीन। हालांकि ये सब चीज मैं आपको ऐसे भी बता सकता था बिना लिखवाए, लेकिन आप लोग पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद नोट्स को पढ़िएगा तो सब चीज रिकॉल हो जाएगा, इसलिए मैं लिखवाना चाह रहा हूँ। तो फ्लावर सीन होने के, फ्लावर दिखने के पहले क्या क्या होता है, सबसे पहला चीज कि ग्रोथ होगा। अब ग्रोथ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर में चेंजेस आएगा। किसी भी चीज है, मान लीजिए कि ये है, तो इसमें हम लोग को मान लीजिए कि ये सबसे पहला स्ट्रक्चर है और हम लोग को ये पूरा फ्लावर बनाना है। तो ग्रोथ होने के लिए क्या होगा, इसके स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। और क्या होगा, प्लांट में हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, उसमें भी चेंजेस आएगा। तो किसी भी चीज में, हमारे बॉडी में ही देख लीजिए, कोई भी चेंजेस होता है तो हार्मोन से रिलेटेड ही होता है। सेम केस प्लांट्स में भी अप्लाई होता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, क्या होता है, चेंज इन हार्मोनल सिक्रीशन एंड स्ट्रक्चर। यानी कि हार्मोन और स्ट्रक्चर में जो चेंजेस था वो हम लोगों ने देख लिया। यानी कि सबसे पहले हार्मोनल सिक्रीशन में चेंजेस आया, यानी कुछ कुछ एक्स्ट्रा हार्मोन सिक्रीट होने लगे, किस लिए, रिप्रोडक्शन का इवेंट को स्टार्ट करने के लिए। और सेकंड क्या हुआ, स्ट्रक्चर में कुछ कुछ चेंजेस आया। तो ये चीज हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ, लिखिएगा ध्यान से, डेवलपमेंट ऑफ प्रीमोर्डिया। प्रीमोर्डिया का डेवलपमेंट होना। अब प्रीमोर्डिया क्या होता है, अगर आप लोग एक प्लांट का ब्रांच लीजिएगा तो उसमें आपको जैसे इस तरह का ब्रांच है, देखिए कोई इस तरह का ब्रांच है, और यहाँ से मान लीजिए कि फ्लावर का प्रोडक्शन होना है, तो यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा इस तरह से आपको बर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा स्टार्टिंग में, फ्लावर का प्रोडक्शन होने से पहले। तो ये बर्ड फॉर्मेशन होने से पहले का भी जो स्ट्रक्चर होता है, जहां से कि बर्ड का फॉर्मेशन होता है, उसी को बोलते हैं प्रीमोर्डिया। यानी मोर्डिया मतलब बर्ड का फॉर्मेशन होना, और प्री मतलब उसके पहले का इवेंट। यानी कि सबसे पहले हार्मोनल और सिक्रीशन हो गया, स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गया। सेकेंड स्टेज में प्रीमोर्डिया का भी फॉर्मेशन हो गया। अब थर्ड स्टेज में क्या होगा कि प्रीमोर्डिया का मतलब क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया, बर्ड का फॉर्मेशन से पहले का इवेंट। तब बर्ड का फॉर्मेशन का पहले से इवेंट हो गया, अब क्या होगा, बर्ड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट स्टेज में यही होगा, बर्ड का फॉर्मेशन। तो ध्यान से नोट कीजिएगा, डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट फ्लोरल बर्ड। फ्लोरल बर्ड का मतलब क्या हुआ, फ्लावर के लिए जो बर्ड का प्रोडक्शन होता है वो हो गया फ्लोरल बर्ड। यानी क्या हुआ, प्रीमोर्डिया का फॉर्मेशन होने के बाद फ्लोरल बर्ड का भी फॉर्मेशन हो गया।
अब फ्लोरल बर्ड का जैसे ही फॉर्मेशन हो जाएगा उसके बाद फ्लावर का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। देन डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट फ्लोरल बर्ड एंड देन फ्लावर, यानी कि फ्लावर का प्रोडक्शन होने के पहले क्या क्या इवेंट होता है एक प्लांट के बॉडी के अंदर, ये सब चीज हम लोग ने यहाँ पर नोट किया। मैं यहाँ पर स्टेप 1 स्टेप 2 करके लिखवाऊंगा तो बहुत ही ज्यादा लंबा हो सकता है, इसलिए मैंने इस तरह से एरो करके लिख लिया। अगर आपको ठीक लगे तो स्टेप 1 में पहला एरो का लिख लीजिए, स्टेप 2 में सेकेंड एरो का लिख लीजिए, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए टॉपिक लगाइएगा नेक्स्ट, जो हमारा आज का मेन पहला टॉपिक है, टॉपिक नंबर ए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर क्या लिख सकते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर, यानी कि फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, ये चीज इस टॉपिक में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको ये चीज हिंट कर दिया था कि फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव क्या होता है, स्टेमेन होता है, और स्टेमेन को हम लोग और क्या क्या बोल सकते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। यहाँ पर मैं एक और नया वर्ड आपको बताऊंगा स्टेमेन के लिए, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा कि द मेल रिप्रोडक्टिव organ of an angiosperm, यानी कि फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट इज स्टेमेन। अब स्टेमेन को और क्या क्या बोल सकते हैं, देखिए स्टेमेन को एंड्रोसियम भी बोल सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। और स्टेमेन को एक और वर्ड से हम लोग डिनोट करते हैं जो कि ये माइक्रोस्पोरोफिल, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। तो ऐसे एक चीज और ट्रिक मैं आपको बता सकता हूँ कि माइक्रो जहां भी है समझ जाइएगा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का बात हो रहा है, और मेगा जहां पर भी आए समझ जाइएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव का बात हो रहा है। तो स्टेमेन को एंड्रोसियम भी बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल भी बोलते हैं, कहीं से भी तीनों वर्ड कहीं भी दिख जाए तो समझ जाना कि वो मेल रिप्रोडक्टिव का ही बात हो रहा है। देखिए द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज स्टेमेन या फिर एंड्रोसियम या माइक्रोस्पोरोफिल दैट कंटेन, जिसके अंदर क्या होता है, लिखिए that contain mega microsporangia, जिसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। अब माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है ये आपको आज ही पता चलेगा, ये मैं रब करूंगा तो आपको वही बताऊंगा, तो वो पढ़ने के बाद आप लोग ये पॉइंट पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। दैट कंटेन माइक्रोस्पोरेंजिया एंड प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट, जो कि मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है कुछ प्रोसेसिंग होने के बाद, ठीक है। और मेल गैमेट होता क्या है, और लिख लीजिए पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन्स को ही हम लोग मेल गैमेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो जब मैं पूरा लेक्चर पढ़ा दूंगा और फिर उसके बाद आप लोग अगर नोट कीजिएगा पढ़िएगा एक एक पॉइंट को, तब आप लोग को क्लियर हो जाए कि हाँ माइक्रोस्पोरेंजिया क्या था, पोलन ग्रेन क्या था। हो सकता है कि अभी आप लोग को माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं समझ में आ रहा होगा, तो पूरा लेक्चर कंप्लीट होने के बाद एक बार और नोट्स को ओवरऑल रीड कर लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि माइक्रोस्पोरेंजिया क्या था। चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। एक्चुअली ये नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, टॉपिक वही है, अभी स्टेमेन के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ना है। होप कि एक लेक्चर आपका और बन सकता है स्टेमेन से रिलेटेड। मैं कोशिश करूंगा कि आज के लेक्चर में स्टेमेन का टोटल स्ट्रक्चर समझा दूं। टॉपिक लगाइए स्टेमेन। स्टेमेन का प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं क्या क्या है। अब स्टेमेन को और एंड्रोसियम भी बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल भी बोलते हैं, ये सब आपको पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो यहाँ पर और करके लिख लीजिएगा माइक्रोस्पोरोफिल एंड एंड्रोसियम। अब इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी नंबर 1, सबसे पहला नंबर प्रॉपर्टी की है क्या,
लिखिए ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, हम लोग को पता हो कि फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन ही होता है, इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। सेकेंड पॉइंट लिखिए, सेकेंड पॉइंट क्या है प्रॉपर्टी स्टेमन का, दे आर अटैच्ड विथ, किससे अटैच होते हैं ये लिखिए, दे आर अटैच्ड विथ, किससे अटैच होते हैं सोचिए, स्टेमन किस चीज से अटैच होता है, दे आर अटैच्ड विथ थैलेमस, दे आर अटैच विथ थैलेमस से अटैच होता है, और किससे अटैच होता है, और टू द पिस्टिल, थैलेमस से तो अटैच होते ही है, पिस्टिल से भी अटैच हो सकते हैं। ठीक है, तो थैलेमस, अब थैलेमस क्या होता है ये चीज समझिए, मान लीजिए कि ये एक फ्लावर का स्टेम है, ठीक है, यहां से कैलिक्स का प्रोडक्शन होना शुरू हुआ ग्रीन कलर का, चलिए मैं ग्रीन कलर से यहाँ को बना देता हूँ, इस जगह से कैलिक्स का प्रोडक्शन होना शुरू हुआ ग्रीन कलर का। ठीक है, कैलिक्स ग्रीन कलर का होता है, मैं आप लोग को बता चुका हूँ। अब यहाँ से कैलिक्स के ऊपर से पेटल का प्रोडक्शन होना इस तरह से शुरू हो गया। ठीक है, अब देखिए वो पॉइंट जहां से कि कैलिक्स का प्रोडक्शन होना शुरू होता है उसी को हम लोग थैलेमस बोलते हैं, यानी कि इस केस में थैलेमस कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है, यहाँ पर थैलेमस ये वाला स्ट्रक्चर हो सकता है। यानी कि एक फ्लावर का स्टेम, ब्रांच और कैलिक्स दोनों के बीच का जो स्ट्रक्चर होता है, जहां से कैलिक्स प्रोड्यूस होना शुरू होता है, इनिशिएट करता है वहां से प्रोड्यूस होना, उसी जगह को हम लोग थैलेमस बोलते हैं। थैलेमस में बहुत सारा फूड रिजर्व भी होता है पहले से, जिसकी वजह से फ्लावर का ग्रोथ होने में इजिली होता है, इसीलिए थैलेमस को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड स्टोरेज ऑफ फ्लावर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को स्टेमेन का स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा, तो आप लोग अपने नोटबुक में ये डायग्राम को बढ़िया से बना लीजिए और हर एक चीज लेबल करके बनाइएगा, जैसे कि इस फिगर में दिख रहा है आप लोग को। तो चलिए अब स्टेमेन के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर तो हम लोग पढ़ लिए, अब क्या क्या फंक्शन होता है, क्या क्या इवेंट होता है स्टेमेन में, अब हम लोग आगे प्रोसेस बाय प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को स्टेमेन का डायग्राम दिखाया था, हो सकता है आप लोग ने उसको नोट भी कर लिया होगा आई थिंक। चलिए अब उसमें एक एक स्ट्रक्चर को डीप में उसमें घुस के देखते हैं कि क्या क्या उसका प्रॉपर्टी है, स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, सब चीज। तो सबसे पहले आपको जब एंथर का फोटो दिखा होगा, कुछ इस तरह का फोटो दिखा होगा। ठीक है, एंथर का इस तरह का आपको फोटो दिखा होगा, यहाँ चार्ट ऐसे गोल गोल होगा और इस तरह से एक लाइनिंग होगा। तो ये हुआ एंथर का डायग्राम। तो इसमें देखिए कौन कौन सा पार्ट होता है, तो एंथर का अगर हम लोग पार्ट्स देखना चाहें तो दो पार्ट होता है। सबसे पहला पार्ट ये बल्ज पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, सॉरी एंथर का पार्ट नहीं, स्टेमेन का पार्ट। तो स्टेमेन का हम लोग पार्ट देखें तो दो पार्ट होता है, पहला ये बल्ज पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। और ये लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फिलामेंट पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में कुछ ज्यादा हम लोग को पढ़ना नहीं है और इसका कुछ ज्यादा प्रॉपर्टी भी नहीं है। तो फिलामेंट टॉपिक लगाइए सबसे पहला, नंबर 1 फिलामेंट। फिलामेंट है क्या, तो ध्यान से नोट कीजिएगा, फिलामेंट इज ए लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। स्टॉक मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो फिलामेंट क्या है कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है, एंथर को टर्मिनली सपोर्ट करता है। मैं बताता हूं इसका मतलब क्या होता है, पहले लिख लीजिए।
that support anther टर्मिनली एंथर को सपोर्ट करता है फिलामेंट, और ये अटैच कहां से होता है फिलामेंट, एंड इट इज attached with the thalamus at the basal end। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज देखिए। सबसे पहला तो क्या पॉइंट है, लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। तो आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने अभी यहाँ फोटो बनाया था। डेट सपोर्ट एंथर टर्मिनल, यानी कि एंथर को टर्मिनली सपोर्ट करता है। तो टर्मिनल का मतलब आप लोग जानते होंगे, सुने भी होंगे टर्मिनल पॉइंट। मतलब अगर मान लीजिए एक लाइन है, तो लाइन का जो टर्मिनल पॉइंट है, लास्ट का जो पॉइंट है, उसी को टर्मिनल बोलता है। तो टर्मिनली मतलब क्या होता है कि एंड में, यानी कि जैसे मैंने अभी फोटो बनाया था, ये एंथर था इस तरह से और ये फिलामेंट था। तो फिलामेंट एंथर को टर्मिनली सपोर्ट कर रहा है, यानी कि फिलामेंट जहां पे खत्म हो रहा है वहां से एंथर को सपोर्ट करना शुरू कर रहा है फिलामेंट, इसीलिए इसको टर्मिनली बोला गया। और ये फिलामेंट अटैच कहां से है, तो ऊपर से अगर हम लोग देखें यहां से, तो ये ऊपर में थैलेमस से अटैच है, और बेसल एंड मतलब बेस, इसका जो बेस है वो क्या ब्रांच से अटैच है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है टर्मिनली एंथर को सपोर्ट करता है, और थैलेमस के साथ ऊपर से जुड़ा होता है, और बेसल एंड यानी नीचे में ब्रांच के साथ जुड़ा होता है। बेसल एंड क्या है, इसका ब्रांच है फिलामेंट का। तो फिलामेंट के बारे में हम लोग को इतना ही पढ़ना है, इसके आगे हम लोग को फिलामेंट के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। अब नेक्स्ट जो सेकेंड पॉइंट है वो है एंथर। अब एंथर का एक एक प्रॉपर्टी को हम लोग को डीपली एक्सप्लेन कर करके पढ़ना है, इसलिए मैं आप लोग से बोलूंगा कि नोट्स जैसा मैं लिखवा रहा हूँ साथ में लिखते जाइए। देखिए सबसे पहला अगर हम लोग टॉपिक देखें, पॉइंट देखें एंथर का, तो बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। अब ये बाइलोब स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, देखिए बाई का मतलब तो जान ही रहे होंगे टू, और लोब का मतलब भी जान ही रहे होंगे कंपार्टमेंट होता है। मतलब किसी भी कंपार्टमेंट को हम लोग लोब बोल सकते हैं कि हाँ इसमें इतना लोब है या इतना कंपार्टमेंट है। तो एंथर का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, अगर एंथर को हम लोग कट करके देखेंगे उसका अंदर का स्ट्रक्चर, तो हम लोग को कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, एंथर कुछ हम लोग को इस तरह से दिखेगा, और यहाँ से ये इस तरह से अपने बेस के साथ अटैच रहेगा। अब देखिए बाइलोब्ड का मतलब क्या होता है कि ये तो एंथर का एक आगे का पोर्शन हो गया जो हम लोग को दिखेगा, और एक एंथर के पीछे का भी पोर्शन इसी तरह से अटैच होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि ये एक एंथर है, तो एंथर का ये एक लोब है, और ये एंथर का एक और लोब है, दो लोब, यानी कि इस तरह से दो लोब एंथर का आपस में जुटा होता है, दो लोब इस तरह से। और हर एक लोब का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, दोनों सेम ही होता है, लेकिन दोनों में क्या होता है, दो, इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, इसमें भी प्रेजेंट होता है। ये मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले देख लीजिए कि बायोलोब का मतलब क्या होता है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि बायोलोब मतलब दो लोब है, एक मान लीजिए ये लोब, एक मान लीजिए एक लोब, यानी कंपार्टमेंट, और दोनों कंपार्टमेंट जब आकर के मिल जाएगा तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको क्या बोलेंगे, बायोलोब स्ट्रक्चर बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट अगर लगाना चाहें तो क्या हो सकता है, डाइथिकस। डाइथिकस, अब डाइथिकस का मतलब क्या होता है ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने आपको अभी जैसे बताया कि ये दो लोब है, अब इसमें से हम लोग एक लोब ले तो इसके अंदर भी डिवीजन होगा जो कि इस एक लोब को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। तो अगर ये एक पूरा भी एक लोब अगर हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर भी सब डिवीजन होगा इस तरह से, यहाँ पे डिवीजन होगा, यानी कि ये एक थीका के अंदर आएगा और ये एक थीका के अंदर आएगा, और दो थीका है इसलिए डाइथिकस बोलते हैं। अब डाइथिकस का क्या होता है फंक्शन, ये भी आप लोग देख लीजिए।
सबसे पहला तो ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट है जिसमें कि डाइथिकस प्रेजेंट होता है। कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन प्लांट है जिसमें कि डाइथिकस वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। अब डाइथिकस का काम यानी थीका जो डिवीजन है उसका काम क्या है, ये चीज नोट कर लीजिए। लिखिए दिस थीका, यानी कि जो हम लोग ने ये स्ट्रक्चर बनाया जो कि क्या है, थीका। तो दिस थीका डिनोट्स क्या डिनोट कर रहा है, द साइट ऑफ डिसेंस। यानी डिसेंस का मतलब आप लोग देखें, नोट कर लीजिए ध्यान से, हो सकता है आप लोग भूल जाएं। तो डिसेंस का मतलब होता है ब्रेकेज, यानी कि ऐसा पॉइंट जहां से कि ये एंथर ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद अंदर जो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा वो बाहर आ जाएगा। तो उस पॉइंट को हम लोग डिसेंस बोलते हैं, मतलब डिसेंस बोलते हैं ब्रेकेज होना। तो थीका का काम क्या है कि थीका ये डिवीजन है और ये क्या करता है कि डिसेंस यानी साइट ऑफ डिसेंस को क्रिएट करता है, मतलब ऐसा जगह जहां से कि एंथर ब्रेक करेगा और वहां से अंदर का पोलन ग्रेन बाहर आएगा। डिसेंस, तो डिसेंस किस चीज का होगा, एंथर का होगा। लिख लीजिए द साइट ऑफ डिसेंस ऑफ एंथर, ठीक है, यानी कि एंथर का डिसेंस होगा। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर स्पेलिंग थीका का सही कर लीजिएगा, THECA होता है, ठीक है। दिस थीका डिनोट्स द साइट ऑफ डिसेंस ऑफ एंथर। किस लिए डिसेंस होगा, डिसेंस यानी कि ये टूटने का कुछ कारण भी तो होगा। तो डिसेंस ऑफ एंथर टू लिबरेट पोलन ग्रेन्स आउट, यानी कि पोलन ग्रेन्स को अंदर से बाहर एक्सपोज करने के लिए ये डिसेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक ये एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन सिचुएटेड है जो कि फुल्ली मैच्योर हो गया है, और जब तक एंथर डिसेंस यानी कि ब्रेक नहीं करेगा तब तक वो पोलन ग्रेन बाहर भी नहीं आ सकता। और जब पोलन ग्रेन बाहर आएगा ही नहीं तो वो स्टिग्मा पे जाएगा कैसे, तो पॉलिनेशन भी नहीं होगा, और पॉलिनेशन नहीं होगा तो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा। तो आई थिंक आप लोग समझ गए हैं कि डिसेंस होना कितना जरूरी है। और डिसेंस को कौन फंक्शन करता है, थीका उसको कंट्रोल करता है कि कब और कैसे डिसेंस होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब एक और पॉइंट लगाइएगा, ट्रांसवर्स सेक्शन, इसका मतलब क्या होता है। हम जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई फ्लावर है, इस तरह का कोई फ्लावर है, और फ्लावर को हम लोग ऊपर से ऐसे देखेंगे तो हम लोग को दिखेगा सारा चीज, पेटल, स्टेमन, पिस्टिल, कार्पेल, सब चीज दिखेगा। अब इसको हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन में कट कर दें, यानी इस तरह से बीच से इस तरह से कट कर दें, यानी कि हम लोग कट क्या करना है, एंथर को कट करना है। तो एंथर को अगर इस तरह से कट कर दें हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली नहीं कट करना है, अगर हम लोग एंथर को हॉरिजॉन्टली कट कर दें तब हम लोग को अंदर क्या क्या दिखेगा, ये चीज देखिए। जैसे ही हम लोग एंथर को हॉरिजॉन्टली कट करेंगे यानी कि उसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग को एक पॉइंट नंबर 1, the four-sided tetragonal structure, फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिखेगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बता भी दिया। तो यही ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया हुआ है। तो जैसे ही हम लोग एंथर को ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करेंगे तो हम लोग को इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। इसमें टोटल कितना साइड प्रेजेंट है, 1 2 3 एंड 4, इसलिए ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर में अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे डायग्राम में, तो यहाँ पर गोल गोल इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है चारों साइड के कॉर्नर में, जिसको कि हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, जिसके बारे में डिटेल में अभी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, पहला तो हो गया कि फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब चार साइडेड स्ट्रक्चर ये तो पढ़ लिया, अब इस माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है ये देखिए, माइक्रोस्पोरेंजिया
अगर सिर्फ एक माइक्रोस्पोरेंजिया का हम लोग बात करें यानी सिंगुलर माइक्रोस्पोरेंजिया का, तो उसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में कंफ्यूज नहीं होना है, सिंगुलर रहेगा तो माइक्रोस्पोरेंजियम, और यहाँ 4 प्रेजेंट इसलिए हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे। अब माइक्रोस्पोरेंजिया का काम क्या होता है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया बाद में डेवलप टू फॉर्म पॉलन सैक, यानी कि यही माइक्रोस्पोरेंजिया जो ये गोल गोल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि मैंने ब्लैक कलर से बनाया है, यही आगे क्या होता है, डेवलप कर जाता है, मैच्योर हो जाता है और वो पॉलन ग्रेन का सिक्रीशन करने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही वो डेवलप हो जाता है तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग पॉलन सैक बोलते हैं। तो सैक मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, पूरा स्ट्रक्चर जिसमें कि पॉलन ग्रेन का सिक्रीशन होगा, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर बन जाएगा उसको हम लोग पॉलन सैक बोलेंगे। और हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया से क्या होगा, बहुत सारे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब कैसे कैसे होगा ये हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे कैसे होगा माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन। चलिए तो हम लोग स्टेमन के बारे में आगे और पढ़ेंगे कि माइक्रोस्पोरेंजिया से पॉलन ग्रेन का कैसे फॉर्मेशन होता है, सारा प्रोसेस देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक और छोटा सा पॉइंट है जो कि हो सकता है शायद आपके टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसको अपने नोटबुक में यानी नोट्स में कंटेन कर लीजिए। पॉइंट लगाइएगा स्टेमिनोड। अब स्टेमिनोड क्या होता है ये चीज देखिए। तो एंथर जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जरूरी नहीं कि फ्लावर में एक एंथर हो, फ्लावर में बहुत सारे एंथर हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और मल्टीपल भी हो सकते हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन वाला बात नहीं है। तो कुछ ऐसे भी स्टेमेंस होते हैं जिनका जो एंथर है जिसमें कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है वो फंक्शनल नहीं होता है। मतलब अगर मान लीजिए कि एक फ्लावर है जिसमें कि 10 मान लीजिए कि स्टेमेन प्रेजेंट है, उसमें से 2-3 ऐसा एंथर है 2-3 ऐसा स्टेमेन है जिसका कि एंथर फंक्शनल नहीं है, जो मैंने अभी इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया था वो फंक्शनल नहीं है। तो उस समय जो नॉन फंक्शनल स्टेमेन है उसी को हम लोग स्टेमिनोड बोलते हैं। तो ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, इन सम प्लांट्स one or more stamens are non-functional। अगर इसका एग्जांपल हम लोग देखें तो क्या क्या हो सकता है, नॉन फंक्शनल विदाउट एंथर, यानी कि उसमें एंथर प्रॉपर प्रेजेंट नहीं होता, लाइक इन रोज में भी इसी तरह का प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें कि एक या एक से ज्यादा स्टेमेन फंक्शनल नहीं होते, यानी कि वो एंथर नहीं है। स्टेमेन का फंक्शन टोटली एंथर के फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो जब एंथर ही नहीं रहेगा या फिर वो प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा तो स्टेमेन का कोई फंक्शन हुआ ही नहीं। तो इसी जो है सम या फिर डेट नॉन फंक्शनल stamens are called as, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग स्टेमिनोड बोलते हैं। तो आई थिंक आपको स्टेमिनोड समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक आप लोग बुक में नहीं देखे था इसलिए मैंने इसको नोट करवा दिया, आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। फिर से देख लीजिए, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें कि एक या एक से ज्यादा स्टेमेंस फंक्शनल नहीं होते हैं। अब स्टेमेन का फंक्शन टोटल एंथर पे डिपेंड करता है, यानी कि एंथर ही प्रेजेंट नहीं होगा या फिर प्रेजेंट होगा भी तो वो बहुत ही मतलब उसका कोई फंक्शन नहीं होगा, फुली वो मैच्योर नहीं हो पाएगा।
तो वो जो स्टेमिन है, जितने सारे 2 या 3 स्टेमिन है जो कि नॉन फंक्शनल है, उसी को हम लोग स्टेमिनोड बोलते हैं। तो अगर कहीं से क्वेश्चन आ जाए या फिर कोई पूछ ले कि स्टेमिनोड क्या होता है, तो फटाक से बता दीजिए कि हाँ, जो भी स्टेमिन है जो नॉन फंक्शन होता है फ्लावर के अंदर, वो सारा स्टेमिनोड कहलाता है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर करते हैं, जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में हम लोग को पढ़ना है, उससे कैसे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, क्योंकि इस लेक्चर को मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ फॉर योर कंफर्ट, क्योंकि जो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोसेस है जिससे कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको स्टार्टिंग से, माइक्रोस्पोरेंजिया के स्टार्टिंग से लेकर के इन तक देख लेंगे, कैसे कैसे माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर होता है। और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उसका कैसे कैसे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, क्या क्या इवेंट होता है। तो चलिए, तब तक के लिए आप लोग इस लेक्चर को कम्प्लीटली पढ़िए, नोट्स बनाइए, और वापस से पढ़ने के बाद भी एक बार नोट्स को रीडिंग डाल लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।